जब से यूएस ने टैरिफ लगाने का ऐलान किया है उसके बाद से पूरी दुनिया के कारोबार में एक तरह से कहें बड़ी तेज हलचल मच गई है। इस हलचल के बीच में भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, भारत के लिए कितना बड़ा अवसर है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं संजीव सान्याल साहब, जो कि सदस्य हैं प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। हमारे समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जब से ट्रंप साहब आए हैं तब से हमेशा कुछ न कुछ ऐलान करते रहते हैं। ऐलान नहीं भी करते हैं तो लोगों के मन में डर लगा रहता है, पता नहीं क्या ऐलान कर दे। तो एक सबसे बड़ा ऐलान तो टैरिफ का था, टैरिफ लगाया, फिर अचानक से एक हफ्ते बाद उसको पॉज कर दिया, फिर कहा जी नहीं हम सेमीकंडक्टर जैसे कुछ आइटम को छोड़ रहे हैं। तो इस पूरे डेवलपमेंट को सिलसिलेवार ढंग से देखें तो आप कैसे देखते हैं, कैसे रीड करते हैं इसको? देखिए, पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि ये मूलतः भारत से इसका कुछ लेना देना नहीं है। सीधे तौर पे ये क्या हो रहा है कि एक तरीके से ये जो चीन और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो है कि जो ढांचा है, जो ग्लोबल ऑर्डर है, वो उसमें एक बदलाव आ रहा है। बदलाव नहीं कहूँगा कि पुराना जो ढांचा था वो टूट गया है। वो ढांचा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था और यूएसएसआर के बर्लिन वॉल के गिर जाने के बाद एक तरीके से इसका पूरी तरह से एक मोनोपोली हो गया था इस ग्लोबल ऑर्डर का, और लोगों को लगता था कि ये हमेशा के लिए है। लेकिन देखिए, चीन जिस तरीके से उभर के आया, कभी ना कभी ये स्वाभाविक है कि कभी ना कभी अमेरिका और चीन में कोई एक तनाव, एक कंपटीशन आके तो खड़ा हो ही गया है। अभी ये जो तनाव देख रहे हैं, कभी ना कभी अमेरिका को लगे, मतलब एक रिएक्शन, प्रतिक्रिया की तो चैलेंज बन रहा था। हाँ, चैलेंज बन रहा था। और तो ये प्रतिक्रिया जो आप देख रहे हैं ये कभी ना कभी होना ही था। अब ये इस तरीके से होगा या किसी और तरीके से होगा, जैसे भी हो, उसमें कुछ उथल पुथल स्वाभाविक है। और एक तरीके से भारत के लिए ये कुछ कठिनाइयां होंगी, लेकिन हमारे लिए तो ये अवसर भी है। तो आप मूलतः ये कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे इशू को आप यूएस वर्सेस वर्ल्ड ना देखें, यूएस वर्सेस चाइना है, बाकी साथ में लोग जो है साइड इफेक्ट उनको पढ़ना है। इसलिए कि देखिए, अभी जो ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स हैं, वो सप्लाई चेन्स इस तरीके से बन गए हैं कि एक ही कंज्यूमर है यूएस और एक ही प्रोड्यूसर है चीन। तो यूएस कह रही है कि अगर आप हमारे कंज्यूमर के आधार पे आप शक्तिशाली बन रहे हैं तो हम आपको इस कंज्यूमर मार्केट से आपको हटा देंगे, तो दिखाइए आप कैसे चलाएंगे। हमारे पास ही पावर है, कंज्यूमर हमारे पास पावर है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा इंडिया पर्सपेक्टिव पे आऊंगा आगे चल करके, लेकिन चूंकि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया है, मेरा सवाल आपसे है कि क्या यूएस के लिए इतना ओवरनाइट शिफ्ट कर जाना फिजिबल है क्या? देखिए, सबके लिए परेशानी है, और जब भी ये करते इसमें कुछ ना कुछ तनाव, कुछ उथल पुथल अनिवार्य था। आप इसको किसी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से करें या किसी और तरीके से करें, हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप के कोई कार्य करने का जो एक शैली है वो शायद लोगों को चौंकाती है, लेकिन देखिए अंत में ऐसा ही कुछ किसी को करना पड़ता। अब इस तरीके से करना चाहिए कि नहीं, वो अलग बात है। लेकिन ये क्या पॉसिबल है क्या कि यूएस अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बना ले, यूएस अपने यहाँ कंज्यूमर के साथ साथ बाकी जो आइटम है जो इंडिया से इंपोर्ट करता है, चाइना से इंपोर्ट करता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाएगी। अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश भी करें तो उनकी ये परिस्थिति होगी कि वो जो, जैसे उनके पास जो लो एंड जो चीजें हैं, जैसे टी शर्ट, ये सब बनाने के लिए भी उनको कीमती जो उनके वर्कर्स हैं उनको लगाना पड़ेगा। तो ये तो संभव ही नहीं है। बहुत सारे मीम आ रहे हैं कि जूते बना रहे हैं वहां के वर्कर, ये सब पॉसिबल नहीं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि उनके सबके सैलरीज घट जाएंगी या दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं नहीं सोचता कि वो इस चीज पे सीरियस है। वो क्या चाहते हैं कि कुछ जो कोर एक्टिविटीज हैं, जैसे कुछ शिप बिल्डिंग या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब बेसिक चीजें कम से कम अमेरिका में बने। अगर कहीं ताइवान को लेके युद्ध हो तो कम से कम अमेरिका के पास वो चिप्स तो होने चाहिए जिससे अपने फाइटर जेट्स बनाए। अभी तो ये परिस्थिति है कि चीन से इंपोर्ट करके ही ये लोग अपना आर्मामेंट्स इंडस्ट्री चलाते हैं। तो आप सोचिए, अगर युद्ध हो गया तो क्या करेंगे? तो उनके पास उतनी
मतलब इंडस्ट्रियल क्षमता होनी चाहिए जी कि कम से कम अपना सिस्टम कुछ हद तक चला पाए, तो उतना ही है। लेकिन वो दूसरा एक चीज कर सकते हैं कि फ्रेंड शोरिंग करके, मतलब अपने जो उनके जो मित्र हैं उनके साथ एक मेल जोल करके एक नया सप्लाई चेन बना सकते हैं। और इसमें भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान हो सकता है अगर हम इनके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दें। क्योंकि अंत में देखिए, अगर वो चलिए कोई मैन्युफैक्चर भी करना चाहते तो अगर करने गए तो उनके पास तो उतने ही वर्कर्स हैं और प्राय फुल एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो उनको ये नए चीज बनाने के लिए कहीं और से तो उसको उनको डाइवर्ट करके लाना पड़ेगा ना। तो वो जो पहले जो कर रहे थे उनको कौन करेगा? तो वो जो है उनको किसी और देश को देना पड़ेगा। सर्विसेज ही ले, अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मतलब कुछ सर्विसेज हैं कहीं और देना पड़ेगा, किसको देंगे? तो उसमें भारत के लिए एक अवसर है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चर अमेरिका करे तो मैन्युफैक्चरिंग के पीछे जो सर्विसेज हैं वो हम कर सकते हैं। ऑलरेडी ये करते हैं हमारे यहाँ। कोई भी अमेरिकन कंपनी को पूछ लिए, बड़े बड़े कंपनी का, यहाँ जीसीसी है, कहीं कहीं मैन्युफैक्चरिंग भी है, जैसे एप्पल का है, तो उनका ऑलरेडी यहाँ कोई ना कोई एस्टैब्लिशमेंट एक बना हुआ है, तो उसको वो स्केल अप कर सकते हैं। जो उनके मीडियम साइज कंपनी हैं जो यहाँ अभी नहीं आए, उनको भी हम ले आ सकते हैं। और जो जिस भी क्षेत्र में वो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ करना चाहते हैं करें, लेकिन उसके पीछे जो सर्विसेज हैं वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस पे मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक सवाल और मेरे मन में उठा कि ये जो यूएस चाहता है ओवरनाइट हम सारा कुछ कर लें, आप ये जो ट्रांजिशन फेज होता है उस ट्रांजिशन फेज में सरवाइव कर पाना कितना फिजिबल होगा? ये कठिनाई सबके लिए है, हमारे लिए भी कुछ हद तक है, लेकिन इसमें भी मैं कहूंगा कि दूसरों के तुलना में हम इसमें बचे रह सकते हैं। क्यों बताता हूं? हाँ, 2/3 हमारे जो निर्यात हैं वो सर्विसेज में है, उन पे अभी तक तो टैरिफ नहीं लगाया गया। 1/3 जो बचा रहा उसमें भी फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसमें भी अभी तक टैरिफ नहीं लगे हैं। बाकी में भी जो बचा कुचा रहा उसमें कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो हम लोग एप्पल के एक्सपोर्ट करते हैं, एप्पल के फोन वगैरह, उस पे भी अभी तक उन लोगों ने लगाया फिर वापस ले लिया। तो मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स पे अभी तक बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट नहीं है। कुछ एक्सपोर्ट्स हैं, कुछ आइटम हैं जिन पे लगेगा, लेकिन उनमें भी उनके जो कंपेटिटर्स हैं उन पे भी लगा है, लागू हुआ है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप पूरा ऊपर से देखें तो मेरे ख्याल से मोटा मोटी हमारे ऊपर जो उसका असर है मतलब हम बर्दाश्त होने के लायक है। बर्दाश्त जो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग सरकारी भाषा में कहते हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ सेक्टोरल कर लेंगे, ये मेरा सवाल आपसे कितना फिजिबल है करना, खासतौर से तब जब यूएस हम पे इस बात के दबाव डाले कि हम एग्रो प्रोडक्ट को आपको भेजना चाहते हैं। इस चीज पे ही बहस चल रही है और इस पे होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे आइटम्स है जो जीएमओ वगैरह सेंसिटिव हैं और हमारे कृषि क्षेत्र में भी हम लोग इसके लिए अभी रेडी नहीं है, कुछ चीजों में चाहते भी नहीं है। तो इसको लेके अभी थोड़ा लेन देन होगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ज्यादा देखिए एग्रो प्रोडक्ट्स में जो आयात निर्यात होगा बहुत कम ही होगा, ज्यादातर सेवाओं में होगा और औद्योगिक उत्पादन पे होगा। तो इन दोनों चीजों में मैं कहूंगा हमारे जो इंटरेस्ट हैं ज्यादातर एक ही दिशा में है। एक और सेगमेंट है जिसको लेकर कंसर्न लोग जता रहे हैं, वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में अगर ऑटो सेक्टर में यूएस के डिमांड के मुताबिक हम लोग ड्यूटी जीरो करते हैं, घटाते हैं, 30% कुछ भी लाते हैं, तो हमारी ऑटो इंडस्ट्री का मानना है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कम्पीट कर पाना। और कहीं ना कहीं तो कम्पीट करना पड़ेगा। दूसरा है कि बहुत चीजें हैं जहां हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर यूएस की जो ऑटो इंडस्ट्री है कोई बहुत खास कंपेटिटिव नहीं है, उसके साथ भी हम लोग अगर compete नहीं कर पाते हैं तो हम क्या। और देखिए ज्यादा हमारी ऑटो इंडस्ट्री 1-2 हैं, ये महिंद्रा और टाटा, उनको छोड़ दीजिए, बाकी तो सब ग्लोबल कंपनीज ही हैं, सुजुकी, होंडा इत्यादि। अब देखिए वो दुनिया भर में अमेरिका में compete करते हैं, तो यहाँ भी compete कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। इशू तब रेज होता है कि आप यूएस के साथ मान लिया आपने एग्रीमेंट कर लिया, हमारे बीटीए होने हैं या एफटीए होने ईयू के साथ, हमारे एफटीए होने हैं यूके के साथ, वो लोग कहेंगे आपने यूएस के साथ करिए, हम किया तो हमारे साथ भी करिए, क्योंकि वो भी नेगोशिएबल पॉइंट है। वैसे तो एक एक करके करेंगे। वैसे यूके के साथ भी काफी बात आगे बढ़ चुकी है, तो यूके के साथ भी है, हाँ यूरोप के साथ भी करेंगे, एक एक करके करेंगे और हर एक में हम लोग देखेंगे कि हमारा लाभ क्या है। एक चीज याद रखिए,
अगर हमें इसमें लाभ नहीं है तो हम साइन नहीं करेंगे। ये तो साइन ही नहीं होगा तब तो। हाँ, तो मेरे तो अनुमान ये है कि यूएस और यूके के साथ जो होगा वो मेरे ख्याल से मोटा मोटी ज्यादातर चीजें में हमारा जो इंटरेस्ट है अलाइंड है। यूरोपियन यूनियन के साथ अब आगे बढ़ाएंगे, उनके पास पहले उनके काफी सीबैम, ईएसजी ऐसे तरीके के नॉन टेरिफ बैरियर डालते थे कि ये एनवायरमेंटली के अच्छा नहीं है, सोसाइटी के ऐसे करते थे। बेसिकली अपना मार्केट बचाने के लिए ये सब डालते थे हमारे ऊपर। तो उनके साथ इस पे भी हम लोग बहस करेंगे कि देखिए अगर आपको एफटीए चाहिए, हमने बाकी सबके साथ कर लिया तो आपके साथ भी करेंगे, लेकिन आप बताइए कि ये सब चीजों पे आप जो नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हैं उसका क्या करना है? उसका क्या करेंगे? आप करेंगे तो हम भी नहीं साइन करेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए हम भी अब मतलब दुनिया के तीसरे कद पे पहुंच गए हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि हम इतने भी छोटे खिलाड़ी हैं कि दूसरों हम भी आंख से आंख मिला के बात करते हाँ आंख में आंख लगा के कर सकते हैं। इसमें एक मेरा सवाल आपसे ये है कि इसको हम लोग एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ऐसे भी देख रहे हैं कि चाइना के ऑल्टरनेट के तौर पर इंडिया उभरेगा, जो आपने अभी इसको हम लोगों को फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। ये अवसर है। इसका मतलब नहीं है कि इसमें हम लोगों को कुछ क्षेत्र हैं जहां हमको भी कठिनाई होगी, लेकिन देखिए हमको बड़े जो बिग पिक्चर है उसको रखना पड़ेगा। अगर किसी क्षेत्र में हमको पीछे भी हटना पड़े तो पड़े, लेकिन उसके लिए बड़े मार्केट को हमारे पास जो अगर ऐसा एक मतलब अवसर मिल रहा है जो जिसमें हमें एक ऐसा यूएस जैसा मार्केट मिल रहा है एफटीए में, जब ये चीन पे इतने सारे टैरिफ डाल रहा है, तो देखिए एक तरीके से ये एक फुटबॉल मैच है जहां अगले टीम को बाहर भेज दिया गया, आपको खाली गोल में गोल मारने का कुछ समय मिलेगा। यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि हम लोग के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ग्लोबल मार्केट में क्या था कि चाइना एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था, लेकिन जिस तरह मार्केट में उनको निकाल दिया गया। अब इसमें भी अगर हम खेलने को हिचकिचा रहे हैं तो हमको खेलना ही नहीं चाहिए। हमारे पास क्षमता है खेलने की कि नहीं? खेलने की क्षमता है। मतलब हम एक पहली चीज है कि हमारे उद्योगपतियों को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को अपने दिमाग में ये आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना। पहले तो पहले में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम खेल सकते हैं। अगर पहले से ही मैदान में आने के पहले ही हम लोग कहेंगे कि हम हार जाएंगे, दूसरी टीम रहे ना रहे हम हार जाएंगे, तो फिर हम लोग खेलना ही नहीं चाहिए। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जिस लार्ज स्केल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाइना तो बनाना पड़ेगा। तो हम तो महीने 6 महीने बना नहीं सकते। 6 महीने नहीं बनाएंगे तो 2 साल में बनाएंगे, कभी ना कभी तो बनाएंगे। बाहर रुकेगा हमारे मार्केट के लिए? नहीं, कुछ हद तक रुकेगा, कुछ हद तक हमारे लिए अवसर बनेगा। बनाना पड़ेगा, 6 महीने हो साल में बनाना पड़ेगा। बहुत देर तक हमारे पास ये अवसर नहीं रहेगा। वही मैं कहने से पूछा, तो ये हम लोगों को लेना पड़ेगा। यही तो रिस्क है, यही अवसर भी है, यही रिस्क भी है। तो हमारे जो उद्योगपति हैं उनको रिस्क लेना पड़ेगा। अब इस वक्त अमेरिका में जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए, एफडीआई लाइए, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या स्थानीय जो अधिकारी हैं उनको कहना चाहिए कि भाई यहाँ एक एफडीआई का प्रोजेक्ट बनेगा, या हमारे अपने उद्योगपति जो एक्सपोर्ट वाले हैं उनका कोई वो लगेगा, वहां उनका सहायता करें। इसी के तरीके से होगा, डीरेगुलेट किया जाए, टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई किया जाए। कितने दिन हम कहेंगे कि नहीं भाई हम लोग बहुत गरीब हैं, किसी से हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं, कितने दिन बोलेंगे? अब हो गया ना, 35 साल हो गए हैं हमारे ये 1991 के रिफॉर्म्स हो गए, 35 साल हो गए करते करते। मैं भी बुढ़ा हो गया हूं। हाँ, मैं जब कॉलेज में था ये रिफॉर्म्स हुए थे, अब मैं बुढ़ा हो गया हूं। अब आपको दूसरे रिफॉर्म करने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। हाँ, तो करेंगे ना कभी, अब करें। कितने दिन हम लोग इस डर से रहेंगे कि हम लोग कंपीट नहीं कर सकते? चीन भी तो एक जमाने में हमारी जैसी, मतलब 1991 में चीन की परिस्थिति हमारी परिस्थिति में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, और उनको देखिए कहां पहुंच गए कि अमेरिका भी उनसे डरती है, और हम हैं कि खाली फील्ड में भी हम लोग डर रहे हैं। अगर हमें उस लेवल का कैपेसिटी बनाना हो जो चाइना के पास है, चाइना के सब्स्टिट्यूट के विकल्प के तौर पर हमें उभरना है, तो आपको पॉलिसी इंटरवेंशन कहां का देखिए, डीरेगुलेशन करना पड़ेगा। एक डीरेगुलेशन कमीशन की भी बात चल रही है। हमारे अधिकारियों को यह समझना पड़ेगा कि हमारे उद्योग में जाके इंस्पेक्शन, छोटी छोटी बात में केस डालना, ये सब करना बंद करना पड़ेगा। हमारे जो नियम हैं उनको साफ करके रखना पड़ेगा। हमारे जो जुडिशरी है, केस समय पे उनको उन पे तारीख देके
ये जो अभी का जो अभी सिस्टम है उसको वो चल नहीं सकता है। तो एक ऑल ऑफ नेशन होना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को इसमें योगदान देना पड़ेगा। हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको नए नए मतलब आविष्कार निकालने पड़ेंगे। हाँ, अगर हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक्स, इनमें हम लोगों को कम्पीट करने का एक अगर हमारे पास इसमें अरमान हैं तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि नहीं। तो कहाँ हैं ये? तो हर कदम में हम कहेंगे नहीं हम उनसे कम्पीट नहीं करने पड़े। अभी कौन से ये जो चीन में सिर्फ एक पीढ़ी ये लोग कैपिटलिस्ट बने हैं, उसके पहले ये पूरी तरह से कम्युनिस्ट थे। तो उनके जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, और हमारे यहाँ हैं 3-4 पीढ़ियों से ये कर रहे हैं, फिर भी बोलते हैं भाई हम कम्पीट नहीं कर सकते इनके साथ। अभी तो पूरा खुला मैदान आपके पास है। अब खुला मैदान है, इसमें भी अगर हम कम्पीट नहीं कर सकते हम छोड़ देते हैं, चलिए हो गया काम। है कि जो हम लोग पीएलआई जैसे स्कीम की शुरुआत किए थे, हालांकि उस टाइम इस ट्रेड वॉर जैसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी किसी ने। नहीं, उस समय भी अवसर थे, इसीलिए ही पीएलआई को डाला गया था। और कुछ जैसे एप्पल जैसे लोगों ने इसका लाभ भी लिया है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी क्षेत्र में हम लोगों ने सफलता नहीं कमाया है। नहीं, आपको लगता है कि अब उस तरीके से दूसरे चीजें भी कर सकते हैं, दूसरे चीजों में करना चाहिए जहां अवसर मिलेगा तब। मैं बोल रहा हूं ना, ये पूरे देश को एक साथ एक गुट होके इसको मतलब धक्का मारना पड़ेगा। ये ऑल ऑफ नेशन अप्रोच होना चाहिए इसमें। ये नहीं है कि ये रघुपति है, मैं इस पे इंस्पेक्टर करता हूं, मैं रेगुलेटर हूं। हर पूरे सिस्टम के हर कॉर्नर को फिक्स करना। हाँ, हर व्यक्ति को, हर संस्था को, हर बिजनेसमैन को सोचना पड़ेगा हम लोग इस अवसर का कैसा लाभ उठा पाए। ये कहना कि ये हमारे पास ये 2 साल के बाद फिर से चीन वापस आ जाएगी, तो फिर तो 2 साल के बाद तो कुछ भी तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। कभी नहीं कर पाएंगे। आपके हिसाब से हमारे यहाँ पोटेंशियल किस किस सेक्टर में सबसे ज्यादा दिख रहा है? देखिए, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, बहुत सेक्टर्स में मिलेगा। ये इस पे मैं टिप्पणी नहीं दे सकता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, मार्केट बदल रहे हैं, इसमें सप्लाई चेन्स बदल रहे हैं। तो इस पूरे सप्लाई चेन में फाइनल प्रोडक्ट एक चीज़ है, उसके पूरे सप्लाई चेन में कहीं कहीं बहुत जगह से चीन को निकाल दिया जाएगा, या उसमें हम लोगों को निकालना पड़ेगा। कहाँ हम लोग योगदान दे सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट शायद जर्मनी बने कोई बात नहीं, लेकिन उसका ग्लोबल सप्लाई चेन, हाँ, सप्लाई चेन को दिमाग में रख के करना पड़ेगा हमको। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जहाज बनाना। हाँ, देखिए, जहाज एक जो आज के आधुनिक जहाज हैं उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, डिजाइन टेक्नोलॉजी, ये सब चाहिए। वो हमारे पास भी है, हम तो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास है। लेकिन दुनिया में सबसे जरूरी चीज है वेल्डिंग। एक जहाज क्या है? लाखों घंटों का वेल्डिंग। अब ना अमेरिका के पास है, ना जापान के पास ये युवा, ये ज्यादातर टेक्नीशियन जो हैं उनके पास उतने हैं ही नहीं। और वो जितने हजारों जहाज बनाने की जरूरत है उनके पास है ही नहीं। आज क्या है, 60% जो दुनिया के जहाज हैं अब नए बन रहे हैं, वो टैंकर हो या कंटेनर शिप हो, जो भी हो, वो सब चीन में बनते हैं। दूसरों के पास लोग ही नहीं है बनाने के लिए। सिर्फ एक देश है जिसके पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है, वर्कर्स भी हैं, कोस्टलाइन भी है, स्टील भी है। तो हम लोग, लेकिन क्या है, परिस्थिति ये है कि हम दुनिया के 0.5% शिप्स बनाते हैं, क्योंकि हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, जबकि हमारे पास इतना मैन पावर है। और पूरा है, हमारे पास समुद्र तट है, हमारे अपने जरूरत के लिए जहाजों की जरूरत है। हमारे 95% हमारा जो आयात निर्यात है वो विदेशी जहाजों पे होता है। हाँ, तो आप देखिए, हमारे पास अपना डिमांड है, हमारे पास लोहा है, वेल्डर हैं, समुद्र तट है, टेक्नोलॉजी है, सिर्फ बनाते नहीं है। और ज्यादातर इसलिए कि हम लोगों ने ही ऐसे नियम बना के रखे, हमारे ऊपर अपने आप ने थोप के रखा था कि कोई बनाने की कोशिश भी करे ना, वो 40 लोग इंस्पेक्टर ये वो करके, एनवायरमेंटल लॉ करके उसको बांध के रख दिया था हम लोगों ने। तो पीएमएसी के मेंबर के तौर पर आप इसमें क्या इनिशिएटिव? तो इसमें मैंने बहुत सारे, आप देख भी सकते हैं, दूसरे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं ऑन प्रोसेस रिफॉर्म। एक एक करके नियम बदल रहा हूं मैं। अमेरिका में एक डोज हो रहा है, वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं। यहाँ भी हम लोगों ने पुराने संस्थाओं, पुराने नियमों, पुराने
जो प्रोसेस जो भी हैं उनको बदला है। हजारों ऐसे नियम, प्रोसेस इत्यादि का हम लोगों ने बदलाव किया। ज़्यादातर इम्प्रूव हुआ है, कुछ जगह बदलाव के बाद जो हम लोगों ने सोचा था वो नहीं हुआ है, तो उसको फिर से करना पड़ता है। अच्छा, डोज जैसा सिस्टम यहाँ भी आप लोग कुछ कर वो काफी साल से चल रहा है, हम लोगों ने ज्यादा इसका ढंडोला नहीं पीटा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ भी भला करो तो उस पे Negative लेते हैं। नहीं, उस पे 4 केस लग जाता है, पत्रकार बोलेंगे देखिए ये हो गया, इसका हो गया, ये करते हैं। तो मैं स्वयं ये इस प्रोसेस रिफॉर्म को मैंने स्वयं कितने दर्जनों नियमों को बदला, दर्जनों की 100 के ऊपर नियम बदले होंगे मैंने। नहीं, अभी के सिचुएशन में आप लोग किस तरह के पॉलिसी इनिशिएटिव को पुश कर रहे हैं अपने लेवल से? तो एक है कि मैंने एफटीएस के बारे में बात किया, दूसरा है प्रोसेस रिफॉर्म्स। हर एक गवर्नमेंट की सरकारी जो प्रक्रियाएं हैं उनको एक एक करके बदला। देखिए ईपीएफओ में अपना पैसा निकालने की कोशिश कीजिए, देखिए कितने कठिनाई मिलेंगी आपको। तो उसकी वेबसाइट को चले, उसकी प्रक्रिया को ठीक करे। हाँ, आपके शेयर, अनक्लेम्ड शेयर पड़े हुए हैं, उसको वापस निकालने में आप करने की कोशिश करिए, आप तो रोने लगेंगे, इतना बुरा हाल है। लेकिन उनकी जो प्रक्रिया है एक एक करके बदलना पड़ता है, किसी को बैठ के करना पड़ता है। नियम बदलो, वेबसाइट को ठीक से चलाओ, उसका जो प्रोसेस है उसमें जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं उनको हटाओ। तो ये किसी को बैठ के करना पड़ता है, तब मैं करता हूँ। अरे वाह, एक चीज और आपसे यूएस का मामला है, चूंकि इस पे मैं एक सवाल और पूछूंगा कि जिस तरह के पर्सनल रिलेशन है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, आपको लगता है कि जब अलग अलग देशों के साथ यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करेगा तो वहां पे एक बेनिफिट कहने के मिलेगा इंडिया को? कुछ तक मिलेगा, लेकिन हाँ ये सच है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के बीच में जो एक केमिस्ट्री है वो अच्छी है, तो इसका थोड़ा तो लाभ मिलेगा। मतलब छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी जो एफटीए या और कोई भी विषय है वो अटकेगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पे उनका उन दोनों में एक समझौता है। लेकिन अंत में हर एक ट्रेड एग्रीमेंट हो या कोई भी चीज हो, उसको वही एक लाइन करके फुल स्टॉप कामा करके करना पड़ता है। एक और सवाल यह है कि एक स्टेज ऐसा भी लोग जता रहे हैं आशंका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि हो सकता है कि यूएस एक लिमिट के बाद ये कहे कि आप या तो मेरे साथ रहिए या तो चाइना के साथ रहिए। अगर ऐसे सिचुएशन आता तो इंडिया की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, चाइना से हमारा बॉर्डर या जहां भी तनाव रहा है, दूसरे तरीके के भी उनके साथ हमारी समस्या रही हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम उनके साथ आयात निर्यात नहीं करते हैं। करते हैं उनके, वो कहें तो गुड्स ट्रेड को अगर लें तो वो हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। एफडीआई पे बहुत रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखा है। हमने बहुत रिस्ट्रिक्शन भी उन पे लगाया, लेकिन एकदम बंद नहीं किया है। तो हमारा झुकाव है एक तरफा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम चीन के साथ उनके साथ हमारा आयात निर्यात नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा या किसी और चीज पे समझौता नहीं होगा। तो हम लोग करते रहेंगे, उनके साथ भी हम लोग काम करेंगे, अमेरिका के साथ भी करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि हमारे इंटरेस्ट्स क्या हैं अपने। हाँ, ये है। पहले क्या होता था, हम लोग ने कोई एक बड़ा प्रिंसिपल बना के कोई एक मॉरल स्टैंड लेते थे हर चीज पे। करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना क्या इंटरेस्ट है उसको देखें, उसको पूरी तरह से हम लोग उसके आधार पे चले। जैसे हमने किया, जैसे रूस से तेल खरीदना, दुनिया भर के लोगों ने बहुत कुछ कहा कि ये गलत है, क्यों कर रहे हो ये वो। हम लोग डटे रहे, अंत में हम लोगों ने तेल खरीदा और बाकी लोगों ने मान लिया। एक आखिरी सवाल आपसे कि इसमें एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके के टैरिफ कैलकुलेशन करके इंडिया समेत बाकी देशों को बदनाम कर रहा है, फिर कहें कि टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा है यूएस, कई लोगों का कहना है कि कैलकुलेशन सही नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारी ये इस तरीके से मास स्केल में आप जब करेंगे ना, कोई एक रफ कैलकुलेशन करके करेंगे, क्योंकि आप कौन 200 देश के हर एक उसमें थोड़ी करने वाले थे, वो तो वैसे भी थोप देंगे। तो उसमें ऐसा ही होगा, और कोई तरीका नहीं है, या तो करें या ना करें। तो क्या भारत इस बात के लिए भी यूएस के साथ बार्गेन कर सकता है कि हमारे पास? देखिए, ये इन चीजों पे कितने दिन बहस करेंगे? हमारे लिए बदलेंगे तो 40 लोगों के लिए बदलेंगे। हम भी इतने बड़े मार्केट हैं, आप इस चीज को समझिए। ये सही है, लेकिन असली खेल क्या है? एफटीए को ढंग से करना, जल्दी करना और इस तरीके से करना जिससे हमारे अपने जो इंटरेस्ट हैं उसमें फुलफिल हो जाए। तो इसमें इस छोटे चीज को लेके समय व्यस्त करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी टेम्पररी है।
हमारे लिए असली चीज है एफटीए, और इसमें दोनों के जिसमें दोनों का लाभ हो, दोनों का हमारा और हमें अपना लाभ देखना है, उनका लाभ वो खुद देखें, हमें क्या लाभ है हम देखें, तो उसको देखें। जिन जिन तीनों जहां जहां अगर कोई जगह है जहां हमें पीछे हटना भी पड़े, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कितना सेंसिटिव है, कितना सेंसिटिव है, और दूसरा है कि दूसरे जगह में कितना इतना लाभ है कि अगर यहाँ पीछे हटना पड़े तो बहुत ठीक नुकसान है, नहीं। नुकसान नहीं है, ओवरऑल पिक्चर को करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादातर जो हमारे इंटरेस्ट हैं अलाइंड है, तो ये हमारे लिए, जो मैं से कह रहा हूँ, ये अवसर है, लेकिन इसके लिए पूरे देश को एक साथ धक्का देना पड़ेगा। ये उद्योगपतियों को करना पड़ेगा, अफसरों को करना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर, जुडिशरी, सबको एक ही दिशा में अगर धक्का मारेंगे, ये हमारे लिए एक झटके में हम ग्लोबल सप्लाई चेन का एक मतलब एकदम बहुत ही बड़ा हिस्सा बन जाएंगे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपनी बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। नमस्कार।